हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत अच्छा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, जो क्लास 11th और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। तो आइए शुरू करते हैं आप और हम मिलकर ये मज़ेदार सा टॉपिक। बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ने से पहले हम एक डायग्राम पे नज़र डाल देते हैं जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। और इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं कि एक प्लांट है, वो CO2 ले रहा है एनवायरनमेंट से। सूरज दादा इसको अपनी लाइट दे रहे हैं। इनके पास अपना क्लोरोफिल प्रेजेंट है, लीव्स ग्रीन है, तो हमें पता है कि लीव्स ग्रीन क्यों होती है, क्लोरोफिल की वजह से। आप और हम मिलकर इसमें पानी डाल रहे हैं और फिर हमें क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। और ये प्लांट क्या बना रहा है, खाना बना रहा है। किस फॉर्म में, शुगर के फॉर्म में। ये जो पूरी प्रोसेस है बच्चों, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। अब आपको लग रहा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस तो रेस्पिरेशन का पार्ट है, ये मैं फोटोसिंथेसिस बीच में क्यों ले आई। तो बच्चों देखो, दोनों ही चीज़ें यानी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं। बगैर फोटोसिंथेसिस समझे आप रेस्पिरेशन नहीं समझ सकते, और रेस्पिरेशन भी फोटोसिंथेसिस पे डिपेंड करता है। कैसे, समझिए। देखो बच्चों, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हो क्या रहा था कि प्लांट ने एनवायरनमेंट से CO2 ली, प्लस सॉइल से उसने वाटर लिया। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल उसके पास मौजूद था। सूरज दादा ने सनलाइट दे दी और उसने क्या बनाया, प्लांट ने बनाया ग्लूकोज, और रिलीज क्या करी, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ये ग्लूकोज बना है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होगा, ये वाला जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, बनेगी क्या, वापस से CO2 और H2O, और निकलेगी क्या, एनर्जी। तो यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब उपापचय, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। तो जो ये फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, वो ग्लाइकोलाइसिस में हम ये देखेंगे कि ये जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कैसे टूट के पायरुविक एसिड बनाता है। तो यानी ये ग्लूकोज ऐसे ही नहीं है कि कैसे भी टूट गया। इस प्रोसेस में क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ग्लाइकोलाइसिस यानी कि लाइसिस का मतलब क्या होता है, टूटना, ब्रेक डाउन होना। किसका, ग्लूकोज का। तो वो ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होगा और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, ये आज हम लोग देखेंगे। पूरा प्रोसेस में एक बार पहले बता देती हूँ। जैसे कि ये रेस्पिरेशन की पूरी इक्वेशन है, जिसमें कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, CO2 और H2O बना रहा है। अब ये ग्लूकोज जो है वो कैसा कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है। अब हमें इससे बनानी है CO2 और H2O, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं बन जाएगी CO2 और H2O। सबसे पहले जो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, ये 6 कार्बन कंपाउंड टूटेगा किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड में। जो पायरुविक एसिड होता है वो कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन। और पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। उसके बाद ये वाली जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ग्लूकोज की पायरुविक एसिड में टूटने की जो प्रोसेस है, वो एक एनएरोबिक प्रोसेस है, और ये कहलाएगी ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद ये जो पायरुविक एसिड बना, जो कि कैसा कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है, ये स्प्लिट होगा किसमें, 2 कार्बन कंपाउंड में। जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड ना होके क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल की फॉर्मूला क्या होता है, CH3CO। अब यहाँ पे ऐसे मत समझ लेना कि एसिटाइल का फॉर्मूला तो CH3CO है और ये कोएंजाइम A लिखा हुआ है तो हम काउंट करने लग जाए 1 2 3। ऐसा नहीं होता बच्चों। ये क्या लिखा हुआ है, ये COA क्या डिनोट कर रहा है, कोएंजाइम A को डिनोट कर रहा है। तो कोएंजाइम का C है, ना कि कार्बन का C। तो इसीलिए ये 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड किस में स्प्लिट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम A में, जो कैसा कंपाउंड है, 2 कार्बन कंपाउंड है। फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो किस में टूटेगा, 1 कार्बन कंपाउंड यानी कि CO2 और H2O में टूटेगा। और एसिटाइल कोएंजाइम A का CO2 और H2O में टूटने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है TCA साइकिल, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, या तीसरा नाम है, हैंस क्रेब ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं। तो ये पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज से कैसे 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड बनता है, जो कि एक एनएरोबिक प्रोसेस है। समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस जो है उसके बारे में एक जनरल सा इंट्रोडक्शन, जो जिसमें से कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसको हम एक नाम देते हैं, वो नाम है EMP पाथवे।
ईएमपी पाथवे इसलिए कहते हैं क्योंकि एमडन, मेयरहॉफ और पार्नास 3 जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं ईएमपी पाथवे। दूसरा इसको हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी होती कहाँ है, ये साइटोप्लाज्म में होती है, इसीलिए हम इसको साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और तीसरी बात क्या है, इसको हम कहते हैं कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। क्यों कहते हैं कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे? क्योंकि रेस्पिरेशन कैसा भी हो, एरोबिक हो या एनारोबिक हो, उसमें ये वाली प्रोसेस तो होगी ही होगी, ये वाली प्रोसेस होगी, इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, कॉमन रेस्पिरेटरी पाथवे। और यहाँ पर हो क्या रहा है, फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन की, हेक्सोज शुगर यानी कि ग्लूकोज की तरफ इशारा है, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, 3 कार्बन कंपाउंड में। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये किसका है, पायरुविक एसिड का है। समझ में आ गई बात? अब हम देखते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में जो है मेनली 3 स्टेप्स होती हैं। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नहीं हमारी बुक में तो 10 स्टेप्स लिखी हुई है, मैम गलत बता रही है, 3 स्टेप्स। बच्चों उन 10 स्टेप्स को हम 3 स्टेप्स में समराइज करते हैं। जो बेसिक स्टेप्स हैं वो 3 ही हैं, फिर उसके अंदर अंदर बहुत सारी स्टेप्स हैं। कैसे, समझो। ग्लाइकोलाइसिस में 3 स्टेप में से पहली स्टेप है फॉस्फोराइलेशन, दूसरी स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर, और तीसरी स्टेप है सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड। यानी अपने दिमाग में ये बिठा लो कि ग्लाइकोलाइसिस में हो क्या रहा है, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है। किस में हो रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड में, और वो 3 कार्बन कंपाउंड का नाम क्या है, पायरुविक एसिड। और कितने 3 कार्बन कंपाउंड बनेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, यानी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो उससे कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे, उससे 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनेंगे। पीए लिखा है यानी कि पायरुविक एसिड। समझ गई बात? अब देखो सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे फॉस्फोराइलेशन। अब देखो एक स्लाइड लेके मैं समझाती हूँ। हम अपनी कहानी शुरू करेंगे ग्लूकोज से। ग्लूकोज से ही क्यों करेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी तब मैंने आपको बताया था कि प्लांट क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या बनाते हैं, क्या फूड फॉर्मेशन करते हैं, वो फूड फॉर्मेशन को स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। अब वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च भी हो सकता है, वो कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज भी हो सकती है, लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा कि चाहे कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट बने वो स्प्लिट किस में होगा, सिंपल शुगर में, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। हमारे सिलेबस में ग्लूकोज से है तो हम ग्लूकोज से इस चीज को पढ़ेंगे। अब सबसे पहली स्टेप क्या लिखी मैंने, फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। अब सबसे पहले बच्चों वर्ड पर जाओ, फॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना। तो अब फॉस्फेट कहाँ से आएगा इसके पास, भाई ग्लूकोज के पास कहाँ से आया फॉस्फेट, ये इसको हेल्प करेगा कौन, एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट कह रही हूँ, इसका मतलब कितने इसमें फॉस्फेट के एटम है, 3 एटम है। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को एक फॉस्फेट का एटम दे देगा, तो ये खुद क्या रह जाएगा, इसके पास 2 ही रह जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगी, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब ये फॉस्फेट का जो एटम है वो इसमें जुड़ गया, तो क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इसमें रिक्वायर्ड होगा Mg+2 आयन, प्लस यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए। जब भी फॉस्फेट ग्रुप कहीं पर भी जुड़ता हो, किसी भी रिएक्शन में जुड़ता हो, तो वहां पे जो एंजाइम लगता है उस एंजाइम को हम एक नाम देते हैं, और वो नाम क्या है, काइनेज। अब चूंकि ग्लूकोज कितने कार्बन शुगर है, 6 कार्बन शुगर है, तो इसीलिए हम इसके आगे क्या लगा देंगे, हेक्सोकाइनेज। यानी हम क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसके बाद फॉस्फेट कहाँ से आता है, इसको एटीपी एक फॉस्फेट देता है, जिसकी वजह से एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में, और Mg+2 आयन इसके लिए रिक्वायर्ड है। समझ में आ गई बात? अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर फॉस्फोराइलेशन की। तो ये हमारी हो गई स्टेप 1। अब हम आते हैं स्टेप 2 पर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब क्या होता है बच्चों, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, मैं PO4 लिख रही हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि अच्छा खासा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना हुआ है, क्या जरूरत आ रही थी कि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए। जरूरत है। क्यों जरूरत है, क्योंकि अभी आगे क्या होगा, मैं एक स्टेप और लिखूंगी और उसमें लिखूंगी फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट या बाइफॉस्फेट।
तो बच्चों फ्रुक्टोज को तोड़ना इजी है एज कंपेयर टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसीलिए ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है अपने आइसोमर में। इसीलिए यहाँ पे एंजाइम कौन सा लगेगा, आइसोमरेज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आइसोमर है, इसीलिए यहाँ पे पूरा नाम क्या लिखेंगे, ग्लूको फ्रुक्टो आइसोमरेज। ठीक है, ये आइसोमरेज। अब क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है यहाँ पे फिर से फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होगी, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या होगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। अब यहाँ इसके पास कहाँ से आया फॉस्फेट, तो वहीं एटीपी जिंदाबाद। एटीपी ने क्या करा, एक फॉस्फेट दे दिया किसको, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को, जिसकी वजह से क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बन गया। Mg+2 आयन तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। समझ में आ गई बात। हाँ, और दूसरा अब बताओ एंजाइम कौन सा लगाओगे, एंजाइम लगाएंगे काइनेज। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जब भी फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगेगा, काइनेज एंजाइम लगेगा। अब हम देखते हैं कि हमने यही लिखा था। अब देखो, ये जो हमने स्टेप 1 था, उस स्टेप 1 के अंतर्गत ये 3 स्टेप्स आ रहे हैं। पहला स्टेप, ग्लूकोज जो है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। एटीपी ने एक फॉस्फेट दे दिया, इसीलिए वहां पे फॉस्फेट आके जुड़ गया। दूसरा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोज शुगर में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कह रहे हैं। एंजाइम कौन सा लगा, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। फिर स्टेप 3 क्या हुई, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में। डाइफॉस्फेट क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एटीपी ने वापस से क्या करा, एक फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जहां पर भी फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होगी क्या लगेगा, काइनेज एंजाइम लगेगा। कौन सा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। समझ में आ गई बात। अब हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, कि जो नेक्स्ट स्टेप थी, वो नेक्स्ट स्टेप क्या थी, नेक्स्ट स्टेप थी स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर। अब ये क्या है, फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। फ्रुक्टोज कितने कार्बन शुगर है, 6 कार्बन शुगर है। तो ये 6 कार्बन शुगर जो है वो टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, किसमें, 3 कार्बन कंपाउंड में। एक कंपाउंड का नाम है धाप और एक का नाम है पागल। अब देखो, धाप का मतलब क्या हुआ, धाप का मतलब हुआ डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और पागल का फुल फॉर्म क्या हुआ, आप ये मत कहना कि पागल में PAGAL होती है स्पेलिंग। हमें याद करना है तो हमें ऐसे याद करेंगे, हम गलत ही लिखेंगे, 3PGAL यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। समझ में आ गई बात। ये दोनों ही कितने कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अब यहाँ पे मैंने ऐसा सिंबल लगा रखा है, ऐसा सिंबल का मतलब है आइसोमर है, यानी कि डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और PGAL क्या है, आइसोमर है। अब होगा क्या, हमें ये सोचो करना क्या था, हमें करना ये था कि एक 6 कार्बन कंपाउंड से हमें 2 मॉलिक्यूल बनाने थे पायरुविक एसिड के, जो पायरुविक एसिड कैसा है, 3 कार्बन। तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए कि हम 3 कार्बन तक तो पहुँच गए कि 3 कार्बन कंपाउंड DHAP और 3 कार्बन कंपाउंड PGAL हमने बना लिया। अब यहाँ पे होगा क्या बच्चों, कि ये जो DHAP है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में। क्यों हो जाएगा कन्वर्ट, इसीलिए क्योंकि हमें फाइनली बनाना है एसिड। तो एल्डिहाइड से एसिड बनना आसान बात है एज कंपेयर टू कीटोन से एसिड बने। क्यों आसान बात है, क्योंकि एल्डिहाइड का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो, क्या सिंबल बनाते हो, CHO, और एसिड का क्या बनाते हो, COOH। तो अब हम एल्डिहाइड से एसिड बनाएंगे, यानी कि क्या प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले। अब इसके पास अच्छी खासी हाइड्रोजन है, इसलिए फटाफट से अपनी हाइड्रोजन निकाल देगा, यहाँ पर प्रोसेस आसान हो जाएगी। इसीलिए जब एक बार 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में, तब ये जो DHAP है वो भी इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में, और ये भी क्या बना लेगा, एसिड बना लेगा। इसीलिए अब आगे की जितनी भी स्टेप होंगी वो क्या होंगी, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यानी कि अभी तक तो क्या हो रहा था, एक ग्लूकोज था वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बना, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था वो किस में कन्वर्ट हुआ, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। एक फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट था वो एक फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना रहा है। लेकिन जब स्प्लिटिंग हुई तो वहां पे हमारे सामने 2 चीजें आई, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, दोनों 3 कार्बन कंपाउंड थे। जब ये दोनों आपस में
आइसोमर है और ये 3 DHAP है, वो भी जब PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक PgAl तो ऑलरेडी था, DHAP भी PgAl में कन्वर्ट हो गया तो कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल हमारे पास बन गए। समझ में आ गई बात? अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, वो है सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड। अब सब कुछ इजी है, अब कुछ मुश्किल नहीं है, अभी तक कभी मुश्किल नहीं लगा होगा, अब और ज्यादा इजी है। देखो, जो 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड है वो किस में कन्वर्ट होगा? वो H3PO4 के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड, या आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और क्या बना लेगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। समझ में आ गई बात? अब यहां पे क्या होगा बच्चों, हम वापस कह रही हूं, फोकस ये रखो कि हमें एल्डिहाइड से एसिड बनाना है। तो एल्डिहाइड से एसिड बनाना है, यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन निकल रही है। अब उस हाइड्रोजन निकले तो उस हाइड्रोजन को कोई एक्सेप्ट करने के लिए भी तो हो, तो वो उसके पास क्या है? NAD है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस हाइड्रोजन जो ग्लिसरेल्डिहाइड में से निकलेगी उसको कौन ले लेगा? कौन रिसीव कर लेगा? NADH2। एंजाइम कौन सा लगेगा? डिहाइड्रोजिनेज, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। कंपाउंड कौन सा था? फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। समझ में आ गई बात? अब क्या होगा बच्चों? क्या बन गया? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, अब क्या होगा? अभी तक हमने बहुत सारा खर्चा कर दिया। कैसे खर्चा कर दिया भाई? ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तब वहां पे ATP यूज हुई, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना, तब वहां पे ATP यूज हुई। तो अब हमें कमाना भी है। हमें क्या कमाना है? हमें ATP कमानी है। कैसे कमाएंगे ATP? कि यहाँ पे बच्चों जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसमें से क्या होगा? अब वो रह जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रह गया। जो एक फॉस्फेट निकला उस एक फॉस्फेट को ADP ने अचीव कर लिया, ATP ने रिसीव कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गए? 2 ATP के मॉलिक्यूल बन गए। यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी स्टेप में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो उस स्टेप में क्या होता है? 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। और फिर कह रही हूं कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस जहां पे भी होती है वहां पे एंजाइम कौन सा लगता है? काइनेज एंजाइम लगता है। समझ में आ गई बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ बच्चों? अब केवल पोजीशन चेंज कर दो। जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्लिसरिक एसिड है उसमें 3 नंबर पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां से हटा के क्या कर दो? उसको 2 पोजीशन पे ले आओ, तो क्या बन जाएगा? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। सब चीजें 2-2 रहेंगी। अब मैंने बता दिया क्यों रहेंगी। अब 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में से एक वाटर का मॉलिक्यूल, यानी कि HOH या H2O लिखो, एक ही बात है, ये H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा और क्या बन जाएगा? 2-फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, उसके 2 मॉलिक्यूल। ये जो फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड बना लेगा। यहाँ पर भी 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। यानी कि एक तो क्या हुआ था, अभी जो लास्ट स्लाइड हम लोगों ने देखी, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, तब 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप थी जिसमें फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। यानी हमें टोटल 4 ATP बन गए। 2 ATP जो है वो हमारे खर्च हुए थे फर्स्ट स्टेप में और थर्ड स्टेप में। तो नेट प्रॉफिट हमें कितना ATPs का हो गया? 2 ATP का हो गया। यहाँ मैंने NADH2 वाले कंसीडर अभी नहीं करिए, केवल ATP की बात कर रही हूँ। तो अगर डायरेक्ट जो हमें जो लाभ हुआ, जो डायरेक्ट हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितने ATP का हुआ? 4 ATP का। कैसे? 4 ATP तो यहाँ बने और 2 ATP हमारे खर्च हो गए थे फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो कितने का हुआ? 2 ATP का हुआ। समझ में आ गई बात? अब एक बार हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी, ये जो इस तरह के डायग्राम आप लोगों की बुक्स में सभी में, NCERT में सभी में ऐसे बन रहे हैं, वहां मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। अब जो मैंने बोला था कि जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है उसके टोटल 3 स्टेप हैं। उनमें से पहला स्टेप कौन सा है? फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या हुआ था? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में या 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये वाली जो 3 स्टेप हैं बच्चों, ये किस में आएंगी? फॉस्फोराइलेशन में। फिर मैंने सेकंड स्टेप बोली थी स्प्लिटिंग ऑफ हेक्सोज शुगर।
फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट क्या है, एक 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन शुगर है। ये स्प्लिट हो जाएगी किसके प्रेजेंस में, एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, किसमें, 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और DHAP पागल और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों क्या है, आइसोमर है। DHAP भी 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड से ऑक्सीडेशन करना आसान है एज कंपेयर टू DHAP। समझ में आ गई बात। इसीलिए अब जो बनेंगे यहाँ से सब कितने बनेंगे, 2 मोल्स या 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड H3PO4 यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, एक 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरैल एसिड में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो गई, या आप कह सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना हो गया। एंजाइम कौन सा लगा, चूंकि हाइड्रोजन निकली है इसीलिए एंजाइम कौन सा लगा देंगे, डिहाइड्रोजिनेज। फिर 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब बनता है 2 ATP का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी केवल जस्ट पोजीशन चेंज हुई है फॉस्फेट की, और एंजाइम कौन सा लगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फिर 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड और 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से पायरुविक एसिड, और इसमें भी क्या हुआ, 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। यानी एक तो इस जगह पे 2 ATP बने और एक यहाँ पर 2 ATP बने, जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, टोटल 4 ATP। और यहाँ पे खर्चा हुआ था एक तो, और एक खर्चा यहाँ पे हुआ था, तो यानी टोटल जो है वो कितने, 2 ATP का खर्चा हुआ, तो टोटल कितने ATP बच गए हमारे पास, 2 ATP का हमें प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गई बात। ये थी हमारी ग्लाइकोलाइसिस की पूरी साइकिल, किस तरह से ये प्रोसेस हो रही है। क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, देखो क्लास 11 का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो पूरी की पूरी साइकिल ड्रॉ करने के लिए आ जाती है, पूरे के पूरे स्टेप्स। अब कई बार ये होता है कि हम एंजाइम्स याद करें क्या, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ रहे हैं किसी टॉपिक को तो हमें उस टॉपिक के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ एंजाइम्स मेंशन करे हैं। और मैंने बहुत ईजी तरीका बता दिया आपको कि जहाँ पर भी फॉस्फोराइलेशन हो वहाँ आप काइनेज लगा दीजिए, और फिर उसके बाद जो आपका सबस्ट्रेट हो उसको आप ऐड कर ही देंगे। जैसे कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना, चूंकि 6 कार्बन था इसलिए हमने वहाँ हेक्सोकाइनेस एंजाइम लगा दिया। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है एंजाइम याद करना, पता होने चाहिए। उसके अलावा आपको कहाँ कहाँ ATP बन रहे हैं, यहाँ पे से क्वेश्चन आता है। कहाँ पे NADH2 बना है, ये चीज़ पूछी जाती है। पूरी साइकिल तो मैंने आपको बताई दी। अब इस रेस्पिरेशन में एक चीज़ और रह गई, वो थी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की बात भी मैं आप लोगों से करना चाह रही थी कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बच्चों 3 तरह के होते हैं, या तो कार्बोहाइड्रेट होगा, या फैट होगा, या फिर प्रोटीन होगा। अब अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट, मैक्सिमम केसेस में तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब अगर मान लीजिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट या फैट होगा, तो इस तरह से जो रेस्पिरेशन होगा तो हम उसे कह देंगे फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। और अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन हुआ तो उसमें हम कह देंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो ये पूरा आज था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।